नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी हमने शुरू की थी जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है और कहानी का नाम है विश्वास का मरहम। और ये कहानी का दूसरा पार्ट है। स्क्रीन पर जो आपको पेज नज़र आ रहा है ये पहले पार्ट का लास्ट पेज है। अब तक हमने यहाँ पे देखा कि शिवम और ईशा दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। ईशा एक बात पर अड़ी हुई है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी और शिवम उसका रीज़न जानना चाहता है और वो रीज़न जानने के लिए ईशा की मम्मी के पास गया है। और ईशा की मम्मी उसको कुछ बताती है, अपने अतीत की कुछ बातें। तो उसमें उसने बताया कि वो एक लड़के से प्यार करने लग जाती है और उस लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। जानते हैं उससे आगे की कहानी। हम इसी तरह एक दूसरे के साथ पर्याप्त दूरी रखकर 8-10 महीने तक मिलते जुलते रहे। लेकिन उसके बाद एक दिन मेरे और राजवीर के प्रेम संबंधों की जानकारी मेरे मम्मी पापा को हो गई। तो उन्होंने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और मुझे राजवीर से दूर रहने का हुक्म सुना दिया। पर जब मैंने उन्हें बताया कि राजवीर एक अच्छे परिवार का लड़का है और वो मेरे साथ शादी भी करने वाला है, तो उन्होंने राजवीर से कभी न मिलने की पाबंदी की म्याद घटाकर हम दोनों की शादी तय होने तक सीमित कर दी। अगले दिन कॉलेज जाकर मैंने राजवीर से सारी बातें बताकर उसे हम दोनों की शादी तय होने तक मुझसे दूर रहने के लिए कहा, तो वह तुरंत मान गया। फिर 8-9 माह बाद हम दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई और वह मेरे घर मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने गया और उसने बताया कि अभी तो उसके पेरेंट्स हम दोनों की शादी के खिलाफ हैं, पर अगर उन्हें बिना बताए वो मुझसे शादी कर लेगा तो उन लोगों के पास मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पर उसकी ये बात सुनने के बाद मेरे पापा ने उसके हाथ में मेरा हाथ देने से साफ इनकार कर दिया और मेरे पापा के इनकार करने के बाद वो उनके समझाने पर मुझे भूलने के लिए भी तैयार हो गया। पर मुझे अपने पापा का फैसला सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अपने पापा से बगावत करके उसके साथ शादी कर ली और उसके साथ एक किराए के घर में रहने लगी। राजवीर शुरू के 15-20 दिनों तक लगातार मेरे साथ रहा। फिर अपने माता पिता के साथ संबंध ठीक करने की बात कहकर 3-3 4-4 दिनों के नियमित अंतराल से एक एक या फिर 2-2 दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर जाने लगा। 1-1.5 महीने तक ऐसा करने के बाद उसने मेरे साथ कम और अपने घर पर ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और इसके 3-4 माह बाद मेरे पास आना काफ़ी कम कर दिया। मेरे इसका कारण पूछने पर कहता कि मैं थोड़े दिनों की जुदाई बर्दाश्त कर लूँगी तो वो मुझे जल्द ही अपने घर में हमेशा के लिए एंट्री दिला देगा। हम दोनों की शादी को लगभग 1 साल हो गया था। अब मेरे मन में शंका पैदा होने लगी कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अब उसने लगभग मेरे पास आना बंद कर दिया था। और फिर उसने एक दिन मुझसे बड़ी आसानी से कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए और उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। और वो ऐसा मुझसे पहले भी कई ऐसी लड़कियों के साथ कर चुका है, लेकिन वो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लेने के बावजूद मेरा जिस्म हासिल नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसे मेरे साथ शादी का अतिरिक्त खेल खेलना पड़ा। वो इतना कहने के बाद चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए अपने घर को चला गया और मैं अपना सब कुछ लुटा देने वाले जुआरी की तरह उदास चेहरा लिए अपने माता पिता के पास वापस लौट आई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे अतीत के उस बुरे दौर की यादों को और मेरे पेट में पल रहे उसके बच्चे से पीछा छुड़ाकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए मनाने की भी बहुत कोशिश की। पर मैं काफ़ी सालों तक अपने अतीत को उस बुरे दौर को नहीं भूल पाई और ना ही उस कमीने की वासना की आग बुझाने की कोशिश की वजह से पैदा हुई ईसा को। वैसे ईसा को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि वो किसी के भी बीज से अंकुरित हुआ पौधा हो, पर उसकी जड़ों को सींचकर मैंने ही पल्लवित किया है और उसी नन्हे पौधे ने बड़े होकर अपने सद्गुणों के पुष्प की सुगंध से मेरा मन और जीवन दोनों को खुशियों से भरकर मेरे अतीत की बुरी यादों से पीछा छुड़ाया है। पर मेरे अतीत के बारे में जानकर उसने किसी से भी प्यार या शादी न करने का फैसला लेकर मुझे दोबारा चिंता के भंवर में डाल दिया। यदि वो अपना ये निर्णय बदलकर किसी अच्छे लड़के के साथ घर बसा लेगी तो मैं अपने अतीत की बुरी यादों को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी।
पर यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे अपने साथ साथ अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार अपने अतीत के उस दौर को कभी नहीं भूल पाऊंगी। शिवम को बिना रुके अपनी पूरी व्यथा सुनाने के बाद सुमन जी ने अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, शिवम, आंटी जी, ईसा को आपके साथ हुए विश्वासघात से शायद बहुत गहरे से चोट पहुंची है, इसलिए अब वो किसी पर बहुत जल्दी और आसानी से भरोसा नहीं कर पा रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी विश्वास की जड़ी बूटी लाकर ईसा के जख्मी यकीन को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर शिवम घर से बाहर निकल गया। अगले दिन ऑफिस में, ईशा, क्या बात है शिवम, कुछ परेशान लग रहे हो? तुम्हारी बहन की शादी है तो बहन से जुदा होने का समय नज़दीक आ गया, इसलिए उदास हो? ऑफिस में लंच ब्रेक होते ही ईसा ने बगल में बैठे शिवम की ओर एक सवाल दाग दिया। शिवम, नहीं यार, न मैं अपनी बहन से जुदा होने का समय नज़दीक आने की वजह से उदास हूँ और न ही किसी दूसरी वजह से उदास हूँ। मेरी अपनी बहन से अभी भी आमने सामने काफ़ी कम और मोबाइल पर ज़्यादा बातें होती हैं, इसलिए उसकी शादी के बाद ससुराल चले जाने पर भी मुझे उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं खलेगी। ईशा, तो फिर क्या बात है? शिवम, मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं अपने लिए एक छोटा सा किराए का फ्लैट खोज रहा हूँ, जिसे खोजने के लिए 8-10 दिन तक एड़ी चोटी का जोर लगा देने के बावजूद मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। शिवम ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से ध्यान हटाकर ईशा की ओर देखते हुए जवाब दिया, ईशा, डोंट वरी, इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। बाय द वे, तुम्हारे घर में मेंबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक मेंबर कम हो रहा है, फिर तुम्हें अपने लिए किराए का फ्लैट खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? शिवम, दीप्ति की शादी के बाद वो ससुराल चली जाएगी तो मेरी स्टेप मदर मुझे इस घर से निकालने के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर मेरा साथ झगड़ा करेगी, क्योंकि वो अब तक मुझे इसलिए बर्दाश्त करती आ रही थी क्योंकि उन्हें मेरे घर छोड़ देने की वजह से उनकी सोशल इमेज खराब हो जाने का और इसी वजह से दीप्ति की शादी तय होने में दिक्कतें ना आए। दीप्ति की शादी होते ही उनका ये डर दूर हो जाएगा और मेरा जीना मुश्किल कर देगी, इसलिए मैं दीप्ति की उस घर से विदाई होते ही उस घर से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता हूँ। ईशा मन में सोचती है, कैसे कैसे लोग होते हैं यार इस दुनिया में। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई महिला किसी इनोसेंट लड़के से सिर्फ इस वजह से नफरत कर सकती है कि वो उसका नहीं बल्कि उसके पति की पहली पत्नी का बेटा है। ईशा, एनीवे, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हें लाइफ टाइम के लिए कंपनी देने वाली तुम्हारी लाइफ में ना आ जाए। शिवम मुस्कुराते हुए, थैंक्स ईशा, अब तुम लंच करो वरना उस दिन की तरह फिर उस खड़ूस से डरना पड़ेगा। मैं बाहर से घूम कर आता हूँ। ईशा, क्यों, आज तुम्हारा लंच करने का मूड नहीं है क्या? शिवम, नहीं यार। ईशा, पर क्यों? शिवम, बस ऐसे ही। ईशा, तो ठीक है, मैं भी आज लंच नहीं करूँगी। शिवम, अरे यार, ये क्या बचपना है, मेरा मूड नहीं है तो तुम क्यों बेवजह भूखी रहना चाह रही हो? ईशा, मैं बेवजह भूखी रहना नहीं चाह रही हूँ, जब मेरा मूड नहीं होता तो तुम भी लंच नहीं करते हो ना, इसीलिए मैं भी तुम्हारा मूड नहीं होने पर तुम्हारे साथ भूख हड़ताल करना चाह रही हूँ। शिवम, अरे ऐसा मत करो यार, तुम लंच नहीं करोगी तो तुमसे शाम तक काम नहीं हो पाएगा। ईशा, चलो देखते हैं क्या होता है। शिवम, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अपना ड्रामा बंद करो और हम दोनों का लंच लेकर लंच रूम में पहुंचो। मैं 2 मिनट में एक अर्जेंट कॉल करके आ रहा हूँ। ये कहने के बाद शिवम ने ईसा से ध्यान हटाकर टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठा लिया और उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कोई नंबर खोजकर उस पर कॉल करने में व्यस्त हो गया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद शिवम और ईशा बाकी के कलीग्स के साथ लंच रूम में लंच करते हैं
ऑफिस के बाद ईशा शिवम के साथ रूम देखने चली जाती है। उन्हें वहाँ एक रूम पसंद आ जाता है। वो एक छोटा सा फ्लैट होता है, परंतु फ्लैट ओनर से बात नहीं हो पाती और शाम हो गई थी तो ईशा अपने घर चली जाती है। नया घर मुबारक हो। ईशा ने फ्लैट में दाखिल होकर खुशी का इजहार करते हुए अंदर बैठे शिवम की ओर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। थैंक्स कहकर शिवम ने उससे हाथ मिलाया और सामने पड़ी कुर्सी को की ओर इशारा करके उसे बैठने के लिए कहा। और कितनी शॉपिंग बची है? ईशा ने कुर्सी खींचकर शिवम के करीब बैठते हुए सवाल किया। शिवम, कुछ खास नहीं, लगभग सारी एक ही राउंड में करके ले आया। ईशा, गुड, बट शॉपिंग में हेल्प के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया? शिवम, यार, हम लोगों को 1 वीक में एक ही तो छुट्टी मिलती है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी आज की छुट्टी मेरे साथ शॉपिंग करने में बर्बाद हो जाए। ईशा, ओह ऐसा है, तो मैं भी अब कभी अपने काम के लिए तुम्हारी हेल्प नहीं लूँगी, क्योंकि तुम्हें अपने किसी काम के लिए मेरी हेल्प लेना मेरे समय की बर्बादी लगती है, तो मेरा भी अपने किसी काम के लिए तुम्हारी हेल्प लेकर तुम्हारा टाइम वेस्ट करना गलत है। एम आई राइट? शिवम, नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और अपने फ्रेंड से कोई भी हेल्प लेना गलत नहीं होता है। ईशा, अच्छा, तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ? शिवम, हाँ। ईशा, व्हाट? मैंने फ्रेंडशिप निभाने में क्या कमी रखी है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानती हूँ? शिवम, ईशा, किसी के साथ समय बिताने, साथ में खाने पीने और ज़रूरत के समय उसकी हेल्प करने से कोई उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता है। ऐसे संबंध तो लोगों के अपने पड़ोसियों, सहपाठियों और सहकर्मियों के साथ होते ही हैं। बेस्ट फ्रेंड तो वो होता है जो हमारी हर एक बात को इम्पोर्टेंस दे, जबकि तुम मेरी किसी भी सीरियस बात की इम्पोर्टेंस देना तो दूर रहा, उसे सुनना और उस पर डिस्कस करने तक के लिए भी तैयार नहीं होती हो। ईशा, तुम्हारे कहने का मतलब शायद ये है कि एक इंसान अपने किसी पर्सनल डिसीजन में दूसरे को इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं दे तो वो इंसान दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता है, राइट? शिवम, राइट। ईशा, तब तो मेरे पास तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंडशिप को गुड बाय बोलने के अलावा और कोई भी ऑप्शन शेष नहीं बचता है। शिवम, तो देर क्यों कर रही हो, जल्दी से बोल दो। ईशा, गुड बाय। इतना कहकर ईशा उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। शिवम मन ही मन दुखी होता है कि उसने ईशा को हर्ट किया। फिर मन में, सॉरी ईशा, पर अब मुझे थोड़ा कड़क तो होना ही पड़ेगा, शायद ऐसे तुम्हारा डिसीजन बदल सकूं। ऑफिस में लंच ब्रेक होने पर ईशा की सहकर्मी मीनाक्षी ने लंच के लिए जाते हुए ईशा की सीट के सामने रुककर सवाल किया। मीनाक्षी, ईशा, 2 दिनों से लंच करने क्यों नहीं आ रही हो तुम? ईशा, दीदी, मेरा 2 दिनों से थोड़ा डाइजेशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं लंच और डिनर की जगह सिर्फ फ्रूट जूस ही ले रही हूँ। ईशा ने मीनाक्षी की ओर देखकर तुरंत उसके चेहरे से नजरें हटा ली। मीनाक्षी, तुम सच बोल रही हो ना? ईशा, जी दीदी। मीनाक्षी, तब तो आज के लिए फ्रूट जूस साथ लेकर आई होगी ना? ईशा, साथ तो नहीं लाई हूँ, बट मैं बाहर जाकर ले लूँगी। मीनाक्षी, ओके, टेक केयर। और ये शिवम 2 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा? ईशा, दीदी, वो मेरी कॉलोनी में किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुआ है, इसलिए अपनी ज़रूरत का सामान मैनेज करने में लगा हुआ है। मीनाक्षी, ओके, टेक केयर। इतना कहकर मीनाक्षी आगे बढ़ गई। उसके जाने के बाद ईशा ने राहत की सांस ली। शिवम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने फ्लैट में दाखिल होने के बाद शिवम की नज़र ईशा पर पड़ी तो उसने हैरानी और नाराज़गी मिश्रित स्वर में सवाल किया। ईशा, दिख नहीं रहा कि मैं अपने मोबाइल में गेम खेल रही हूँ? ईशा ने लापरवाही से शिवम की ओर देखकर रूखे स्वर में जवाब दिया और दोबारा मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त हो गई। शिवम, दीप्ति कहाँ है? ईशा, दीप्ति तुम्हारी बहन है, और तुम्हारी बहन कहाँ है ये तुम्हें पता होना चाहिए या फिर मुझे? शिवम,
ईशा, बकवास बंद करो और ये बताओ कि वो यहाँ आई थी या उसने तुम्हारे कहने पर मुझे कॉल करके ये कहा था कि वो मेरे फ्लैट में मुझसे मिलने आई है और साइड वाली आंटी से फ्लैट की चाबी लेकर अंदर बैठकर मेरा वेट कर रही है। ईशा, लापरवाही से उसने मेरे कहने पर तुम्हें कॉल करके ये कहा था कि वो यहाँ तुम्हारा वेट कर रही है। शिवम, और तुमने उसे ये कहने के लिए क्यों कहा? ईशा, क्योंकि मैं उसे ऐसा कहने के लिए नहीं कहती तो तुम आज भी रात को 10 बजे से पहले घर नहीं आते और तब तक मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा वेट नहीं कर सकती थी। शिवम, इट मीन्स तुमने मुझसे मुलाकात करने के लिए दीप्ति को कॉल करके उसके थ्रू मुझे जल्दी घर बुलवाया। ईशा, नहीं यार, मैंने तो मेरी एक पड़ोसन से तुम्हारी मुलाकात करवाने के लिए दीप्ति के थ्रू तुम्हें जल्दी घर बुलवाया है। शिवम, बकवास बंद करो और जिस रीजन से तुमने मुझे मुलाकात करने के लिए इतनी उठापटक की है, मुझे साफ साफ शब्दों में वो रीजन बताओ और अपने घर चली जाओ। ईशा, रुआसी सी शक्ल बनाकर, ज़्यादा आंखें मत दिखाओ यार, मैं तुम्हारे घर में डेरा डालने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये जानने आई हूँ कि तुम 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो। शिवम, ईशा, तुम्हें मालूम है ना कि तुम मुझे और मेरी फ्रेंडशिप को अलविदा कह चुकी हो, तो फिर तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं ऑफिस क्यों नहीं आ रहा हूँ। ईशा, मेरा अलविदा कह देने से हम दोनों की फ्रेंडशिप खत्म हो गई क्या? शिवम, हाँ। ईशा, तो ठीक है, मैं भी कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी और तुम भी मुझसे ऑफिस जाने के लिए कहने मत आना। और सुनो, मैंने 2 दिन से पानी के अलावा कुछ भी खाया पिया नहीं है और अब मैं कभी कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी भी नहीं, पर तुम्हें ये बात पता चले तो तुम मुझे खाने पीने के लिए कहने भी मत आना। अब जा रही हूँ मैं। शिवम झुंझला कर मन में, ये लड़की तो मुझसे 2 कदम आगे है। फिर ईशा से, रुको। ईशा, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा तो तुम मुझे किस लिए रोक रहे हो? शिवम, ये तुमसे किसने कह दिया कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा? ईशा, तुमने ही तो कहा था। शिवम, सॉरी, वो मैंने गुस्से में ऐसे ही कह दिया था। ईशा चहकते हुए, इट मीन्स हम लोग अभी भी एक दूसरे के फ्रेंड हैं? शिवम मुंह बनाते हुए, मैं तो अभी भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ, बट अब तुम मेरी फ्रेंड हो या नहीं ये मुझे नहीं पता। ईशा खुश होकर शिवम शिवम के गले में हाथ डालती हुई, बट मुझे पता है कि मैं अभी भी तुम्हारी अच्छी और सच्ची फ्रेंड हूँ, जितने तुम मेरे अच्छे और सच्चे फ्रेंड हो। शिवम उसे अपने से दूर हटाते हुए, तो फिर तुम मेरी एडवाइस। ईशा शिवम की बात पूरी होने से पहले ही, नहीं, मैं तुम्हारी एडवाइस मानकर अपना वो डिसीजन चेंज नहीं करूँगी। शिवम मुंह फेरते हुए, तो फिर तुम जा सकती हो, मगर। ईशा, मगर क्या? शिवम, मगर मेरे साथ डिनर करने के बाद। ईशा अपनी कमर पर हाथ रखकर, सॉरी, मैं गैरों के घर में डिनर नहीं करती। शिवम, तुम्हारा ये प्रिंसिपल भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। ईशा, तो फिर मुझे डिनर करने के लिए क्यों कह रहे हो? शिवम ईशा की तरफ देखते हुए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर नहीं हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ईशा आंखें चौड़ी करके, रियली? शिवम, हाँ। ईशा प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए, कहीं तुम फिर से। शिवम, नहीं, मैं अब कभी तुम्हारे इस पर्सनल डिसीजन को रिव्यू करने के लिए नहीं कहूँगा। ईशा, प्रॉमिस? शिवम, प्रॉमिस। ईशा खुश होकर दोबारा चेयर पर बैठती हुई, थैंक्स यार, प्लीज़ अब जल्दी से मुझे कुछ भी बनाकर खिला दो, क्योंकि अब मुझसे ज़्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होगी। शिवम, इट मीन्स तुम डिनर तैयार नहीं करोगी? ईशा, सॉरी यार, मैं आज न डिनर तैयार कर पाऊंगी और ना ही तैयार करने में कोई हेल्प कर पाऊंगी, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम मुझे आज डिनर तैयार करके खिला दोगे तो मैं पूरे 3 दिन तक अकेले डिनर को तैयार करके तुम्हें खिलाऊंगी। शिवम मुस्कुराते हुए, तो ठीक है। शिवम इतना कहकर अपने फ्लैट के छोटे से किचन की ओर बढ़ गया। ईशा अपनी जगह पर दोबारा बैठकर मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त हो गई। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ ठीक समय पर अपने डेस्क पर आ पहुंचे थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी
गुड मॉर्निंग मैम। ड्रेस और गेटअप से अल्ट्रा मॉडर्न नजर आ रही 23-24 साल की एक खूबसूरत सी नवयुवती ने जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, वैसे ही शिवम को छोड़कर ऑफिस के मौजूद सारे एम्प्लॉयज ने खड़े होकर एक साथ उसका अभिवादन किया। मॉर्निंग। धीरे स्वर में एम्प्लॉयज के अभिवादन का जवाब देते हुए उस नवयुवती ने शिवम की ओर मुस्कुराकर देखा और उस कैबिन की ओर बढ़ गई जिसके सामने लगी नेम प्लेट पर अनुराधा गोयल मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ था। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं अगले पार्ट में कि ये अनुराधा गोयल कौन है और इसको शिवम ने खड़े होकर के अभिवादन क्यों नहीं किया, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।